मैं डॉक्टर CL मावर आज BA पार्ट सेकेंडरी की छात्राओं को केशव दास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। केशव दास रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहते हैं कि रीतिकाल यहीं से प्रारंभ होता है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओसा नगर के अंतर्गत हुआ था। जिला बुंदेलखंड था। उनके पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ था। इनके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। अतः संस्कृत का ज्ञान इन्हें बचपन से ही मिला था। बड़े होने पर इन्हें संस्कृत का और अध्ययन किया तो संस्कृत प्रकांड पंडित बन गए थे और संस्कृत इन्हें बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि वह समय राजा महाराजाओं का था और हर एक कवि थे किसी न किसी राजा के राज्य के अंदर राज्याश्रित ग्रहण कर रखा था। तो केशव दास भी ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के राज्य के अंतर्गत राज्याश्रित थे। इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशव दास बड़े प्रतिभावान आचार्य एवं कवि थे। इनके बारे में रीतिकाल के जो कवि थे इनके बारे में आचार्य गुलाब राय ने कहा कि केशव दास ही रीतिकालीन काव्य के प्रवर्तक हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में रीतिकाल जो प्रारंभ हुआ वो केशव दास से हुआ, क्योंकि इन्हें रीतिकालीन सारे लक्षण ग्रंथों का रचना की, इसलिए इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इसी प्रकार से श्याम बिहारी ने केशव दास को रीतिकाल का संस्थापक कहा। रीतिकाल था, इसकी स्थापना करने वाले संस्थापक थे वो केशव दास थे, क्योंकि इसके पूर्व में केवल भक्ति काल था और भक्ति भावना चली आ रही थी। लेकिन अब रीतिकाल के अंतर्गत लक्षण ग्रंथों का, नायक नायिकाओं का नक्शे को वर्णन किया जा रहा था। तो रीतिकाल वह काल था जिसके अंतर्गत संस्कृत काव्य रचना के आधार पर काव्य रचना की जा रही थी। इसमें रीतिकाल के अंतर्गत संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा प्रयोग किया जा रहा था। और क्योंकि केशव दास जी थे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः इनके काव्य के अंतर्गत लक्षण ग्रंथ आना स्वाभाविक ही था। अतः रीतिकाल का प्रवर्तक इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। अब क्योंकि रीतिकाल के थे और रीतिकाल के अंतर्गत इन्होंने अपने काव्य रचनाएँ की है, तो उनके प्रमुख रचनाएँ निम्न प्रकार से थी। रसिक प्रिया इनकी काव्य रचना थी जो 1591 ईस्वी में की। कवि प्रिया इसकी रचना 1601 ईस्वी में की। रामचंद्रिका इसकी रचना 1601 में की। रतन बावनी 1607 ईस्वी के लगभग इन्होंने इसकी रचना की। वीर सिंह देवचरित 1607 में लगभग इन्होंने इसकी रचना की। विज्ञान गीता 1610 में ईस्वी में इसकी रचना की। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में इसकी रचना की। इसके बाद में नक्शिक और छंदमाला का इन्होंने रचना की। इनकी रचनाओं के अंतर्गत क्योंकि नायक नायिका भेद का वर्णन है, लेकिन नायिका का जो नक्शिक वर्णन है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नक्शिक नायिका का नक्शिक का वर्णन किया गया। और नक्शिक क्योंकि दो अलग अलग परंपराएं नक शिख और शिख नख, लेकिन उन्होंने किया नक्शिक वर्णन जो कि हिंदू रीति परंपरा के अंतर्गत आता। नारी के अर्थात नायिका की जो श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ किया वो नक्शे यानी पैर के नख उनसे उन्होंने प्रारंभ करके शिख यानी शिखा तक उसके चोटी तक का वर्णन किया। तो ये हिंदू धर्म हिंदू परंपरा की रीति के अनुसार उन्होंने नक्शिक का वर्णन किया। और नायिका के विविध रूप अर्थात नायिका के जो 8 रूप हैं उन 8 रूपों का वर्णन भी केशव दास ने बड़े अच्छे तरीके से उनका वर्णन किया। छंदमाला की जब बात करते हैं, छंदों की जब हम बात करते हैं तो विविध छंदों
चाहे वणिक छंद हो, चाहे मध्यक छंद हो, चाहे सम छंद हो, उन सारे छंदों का प्रयोग अपने काव्य के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से किया। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से जो विशेषकर केशवदास थे, इनके काव्य में लक्षण ग्रंथ, छंद अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ और इसके हृदय भावना कम कहें अब उनको उतना महत्व नहीं मिला जितना कि इसके कला पक्ष को मिला। भाव पक्ष और हृदय पक्ष इनका वहाँ पर कम जो नजर आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर कला पक्ष को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि इनकी काव्य जो रचनाएँ हैं उसके अंदर कला हैं। अब कला कौन सी? भाषा, शब्दों, अलंकारों, छंदों। इसलिए इनका जो भाव पक्ष था, हृदय पक्ष था, कमज़ोर पड़ जाता। अतः इन्हें कई लोग हृदयहीन, कठिन काव्य का प्रेत भी कहते, क्योंकि इन्होंने जो हृदय की जो भावना थी उसको ध्यान में नहीं रखा, बल्कि कला जो पक्ष था, उसके जो छंद, अलंकार, भाषा, शैली, इसका प्रयोग उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसको ध्यान में रखकर उन्होंने काव्य नहीं किया। तो आज हमने केशवदास के बारे में बताया और उसके प्रमुख के बारे में बताया। धन्यवाद।